कहते हैं प्यार इंसान को बदल देता है। कुछ लोग बेहतर बन जाते हैं और कुछ पूरी तरह बर्बाद। मैंने भी प्यार किया था, इतना कि अपनी पूरी दुनिया उसके नाम कर दी। मुझे लगा था वो मेरी मंजिल है, मेरी आखिरी सांस तक साथ चलने वाली लड़की। लेकिन जिस लड़की से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने मुझे सबसे ज्यादा तोड़ा। उसने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, उसने मेरा भरोसा, मेरे सपने, मेरी पहचान, सब कुछ खत्म कर दिया। एक वक्त ऐसा आया जब मुझे सच में लगा, अब कुछ नहीं बचा। ना जीने की वजह, ना लड़ने की ताकत। मैं खत्म हो चुका था। लेकिन यही मेरी कहानी का अंत नहीं था। असल कहानी तो उस दिन शुरू हुई जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली और खुद को उसी समय पर पाया, उसी जगह जहां से मेरी बर्बादी शुरू हुई थी। मुझे दूसरी बार मौका मिला था, अपनी गलतियां सुधारने का मौका, अपना भविष्य बदलने का मौका, और इस बार खुद को खोने से बचाने का मौका। मेरा नाम आर्थर है, और इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलूंगा, मैं पूरी कहानी बदल दूंगा। और हाँ, एक छोटी सी बात आप सबसे, ये कहानियां मैं खुद लिखता हूं, दिल से बनाता हूं। इसीलिए आपको मेरी कहानियों में वो चीजें देखने को मिलेंगी जो बाकी कहानियों से बहुत अलग होंगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा सपोर्ट भी कर देना यार। क्योंकि सच बताऊं, मेरा भी एक छोटा सा सपना है, इस साल अपने पैसों से एक PS5 खरीदने का। अब वो तभी आएगा ना, जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे। वरना कहानी लिखने में इतनी मेहनत लगती है कि कभी कभी लगता है मैं ही NPC बन गया हूं। और सुनो, अगर आप लोग एक हफ्ते के अंदर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा देते हो, तो मैं आप सबके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आऊंगा जो अभी तक की सबसे बेहतरीन कहानी होगी। उस पर मैं काम शुरू भी कर चुका हूं, और वो सिर्फ 1 या 1.5 घंटे की कहानी नहीं होगी। कहते हैं एक राजा सिर्फ एक बार मरता है। लेकिन जब मैंने अपने साम्राज्य को राख में बदलते देखा और 5 ठंडी तलवारों को अपनी रीढ़ में घुसते महसूस किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिल तो कई साल पहले ही मर चुका था। और जिस औरत से मैंने प्यार किया था, वही उस आग की मशाल पकड़े खड़ी थी। मेरा साम्राज्य जल रहा था। आसमान जो कभी चमकीला नीला हुआ करता था, अब मेरे लोगों के टूटे हुए सपनों के काले धुएं से भर चुका था। मैंने सांस लेने के लिए अपना सिर घुमाया और वहां वो खड़ी थी, मेरी पत्नी, वो औरत जिसे मैंने पूरी दुनिया दे दी थी। लेकिन वो रो नहीं रही थी, वो छुप नहीं रही थी। वो एक ड्यूक के बेटे के साथ खड़ी थी, मेरे ही दरबार का एक गद्दार। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें उत्तरी सीमा की सर्दियों से भी ज्यादा ठंडी थीं। तुम, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज जहर से भरी हुई थी। तुम कभी एक सही राजा थे ही नहीं, आर्थर। और अब तुम्हें हमेशा के लिए मिटाने का समय आ गया है। मेरा दिल टूट गया। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी नजर धुंधली पड़ती जा रही थी। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, मैंने टूटती हुई सांसों में कहा। हर गहना, हर कानून, हर युद्ध जो मैंने लड़ा, सब तुम्हारे लिए था। और तुमने तुमने इस गद्दार को चुना। लेकिन वो जरा भी नहीं हिली। वो गद्दार नहीं है, वो इस राष्ट्र को बचाएगा। है ना मेरे प्यार? गुस्सा समुंदर की सुनामी की तरह मेरे अंदर टकराया। मैंने अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं उन दोनों को मार डालना चाहता था। मैं इसी महल के खंडहरों में उनके सिर काट देना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने उन्हें देखा। मेरे शाही रक्षक, वो आदमी जिन्हें मैंने अपने खून और पसीने से प्रशिक्षित किया था। वो आदमी जिन्हें मैंने खुद चुना था क्योंकि उसने उनका नाम सुझाया था। लेकिन वो मुझे बचाने नहीं आए, वो मुझे खत्म करने आए थे। इससे पहले कि मैं अपनी तलवार घुमा पाता, 5 ठंडी, तेज और बेरहम तलवारें एक साथ मेरे शरीर में घुस गईं। छनाक! मेरी तलवार, वो तलवार जिसने इस सिंहासन को बचाने के लिए हजारों दुश्मनों की जान ली थी, मेरे हाथ से छूटकर गिर गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा खून संगमरमर की फर्श पर फैल गया और बाहर जलती आग की नारंगी रोशनी उसमें चमकने लगी। जैसे जैसे अंधेरा मेरी आंखों को निगलने लगा, सिर्फ एक सवाल बचा था, मैंने गलती कहाँ की? मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी? और तभी जैसे कोई भूत मेरे कान में फुसफुसाया हो, मुझे जवाब मिला। ड्यूक मून, मैंने सबसे बड़ा पाप किया था। मैंने कुछ साल पहले मिली एक क्षणिक सुंदरता के लिए अपने बचपन के प्यार को छोड़ दिया था। मैंने उस औरत को छोड़ दिया जो सच में मेरे साथ खड़ी थी, सिर्फ रेशमी कपड़ों में लिपटे एक सांप के लिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, है ना? मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं।
अंधेरे ने मुझे पूरी तरह निगल लिया। ना रोशनी, ना आवाज, सिर्फ खालीपन। और फिर मैंने उसे महसूस किया। महंगी पुरानी लकड़ी की खुशबू, भारी रेड वाइन की महक, हजारों धीमी फुसफुसाहटों की आवाज। मेरी आंखें अचानक खुल गईं। मैं अब उस ठंडी फर्श पर नहीं था। मैं खड़ा था। मेरे हाथ में एक सुनहरा प्याला था जो गहरी लाल वाइन से भरा हुआ था। मैंने चारों तरफ देखा, मेरी सांस गले में अटक गई। मैं ग्रेट हॉल के बीचों बीच खड़ा था। साम्राज्य की सबसे सुंदर कुलीन महिलाएं मेरे चारों तरफ खड़ी थीं। समारोह। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। क्या ये सपना था? क्या ये मृत्यु के बाद की दुनिया थी? नहीं। वाइन ठंडी थी, हवा असली थी। मैंने ऊपर देखा। वहां मेरे माता पिता ऊंचे सिंहासनों पर बैठे गर्व से मुझे देख रहे थे। मैं फिर से 18 साल का हो गया था। वयस्कता समारोह। वो दिन जब मुझे अपनी युवरागी चुननी थी। वो दिन जब मेरे माता पिता केंद्रीय साम्राज्य के लिए रवाना होने वाले थे और इस राज्य की चाबियां मुझे सौंपने वाले थे। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक मूर्ख था। एक पालतू कुत्ता जो एक खूबसूरत चेहरे के पीछे अंधेरे में चला गया था। मेरे चेहरे पर एक अंधेरी और टेढ़ी मुस्कान फैल गई। वो मुस्कान किसी 18 साल के लड़के की नहीं थी। वो मृत्यु के देवता की मुस्कान थी। युवराज। मैंने मुड़कर देखा। मेरा शाही सेवक झुककर खड़ा था। समय आ गया है। आपको अपनी पहली पत्नी चुननी होगी और आज रात अपने सही स्थान पर सिंहासन संभालना होगा। मेरी नजर पूरे कक्ष में घूमी और वहां वो थी, राजकुमारी हेलेना। सुनहरे मुकुट में, बिल्कुल किसी देवी की तरह। कमरे में मौजूद हर आदमी उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसकी सुंदरता ने उनकी सांसें रोक दी हों। पिछली जिंदगी में मैं भी उन्हीं में से एक था। मैं वही था जो उसके कहने पर भौंकता था। वो अब भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। वही मीठी मुस्कान जिसके पीछे हमेशा एक खंजर छुपा होता था। उसे पूरा भरोसा था कि मैं उसे ही चुनूंगा। उसे लगता था मैं उसका गुलाम हूं। लेकिन इस बार नहीं। मैं मंच से नीचे उतरा। पूरा कक्ष शांत हो गया। हेलेना की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वो आत्मविश्वास से मेरी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन मैं उसके पास से सीधा निकल गया। पूरे कक्ष का सन्नाटा दम घोंटने वाला बन गया। मैं हॉल के बीच में जाकर रुका और इतनी ऊंची आवाज में बोला कि हर ड्यूक और काउंट मुझे सुन सके। देवियों और सज्जनों, मैंने अपना चुनाव कर लिया है। मैंने हॉल के अंधेरे हिस्से की तरफ देखा। ड्यूक मून की बेटी एलिजाबेथ, आगे आइए। सन्नाटा टूट गया। लोगों ने हैरानी से सांसें खींची। किसी के हाथ से गिलास गिर गया। एलिजाबेथ, उत्तर की वो डरावनी लड़की, वो जो हमेशा अपने चेहरे को नकाब से छुपाकर रखती है। क्या राजकुमार पागल हो गया है? हेलेना वहीं जम गई। उसका चेहरा पहले सफेद पड़ा और फिर गुस्से से लाल हो गया। वो जल्दी से मेरी तरफ आई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो उसे मीठा बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। आर्थर, तुमसे गलती हो गई है। एलिजाबेथ, वो कौन है? तुम मुझे चुनने वाले थे, है ना? हमने इसके बारे में बात की थी। मैंने उसकी तरफ देखा। सच में देखा। और मुझे वो गद्दार दिखाई दी जो वो बनने वाली थी। मुझे उसके हाथों पर खून दिखाई दिया। हेलेना, मैंने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, अपनी सीमा में रहो। मैं अपनी रानी अपने फैसले से चुनूंगा, तुम्हारे आदेश से नहीं। वो ऐसे पीछे हटी जैसे मैंने उसे थप्पड़ मार दिया हो। उसका दिमाग इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। 3 साल तक मैं उसका पैरों का नौकर बना रहा। 3 साल तक मैंने उसे देवी की तरह पूजा, जबकि वो मुझे अपनी परछाई समझती रही। और अब पूरे साम्राज्य के सामने मैं उसे उसकी औकात बता रहा था। लेडी एलिजाबेथ, मैंने फिर आवाज लगाई, हेलेना के कांपते शरीर को नजरअंदाज करते हुए। आप कहाँ हैं? क्या आप अपने राजकुमार से विवाह करने से इनकार कर रही हैं? हेलेना का धैर्य टूट गया। एलिजाबेथ एक सन की लड़की है। वो सुंदर भी नहीं है। वो साम्राज्य का चेहरा कैसे बन सकती है? आर्थर, तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। ऊंचे सिंहासनों पर बैठे मेरे माता पिता हैरान थे, लेकिन उनकी आंखों में छुपी राहत साफ दिखाई दे रही थी। वो हमेशा चाहते थे कि मैं एलिजाबेथ को चुनूं। युद्ध देवता ड्यूक मून की बेटी। वो आदमी जिसने अकेले उत्तरी सीमा को अनगिनत सेनाओं से बचाकर रखा था। वो शक्ति थी। वो वफादारी थी। वो एकमात्र चीज थी जो पिछली जिंदगी में मुझे बचा सकती थी, अगर मैं इतना अंधा ना होता। और तभी वो सामने आई। हॉल के पीछे से एक आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो हेलेना की तरह नहीं चल रही थी। उसके हर कदम में शांति, गरिमा और मौत जैसी गंभीरता थी, जैसे कोई मौन देवी चल रही हो। उसने नकाब पहना हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी आभा इतनी भारी थी कि उसके सामने हेलेना किसी सड़क की नाचने वाली जैसी लग रही थी। मैं उसे देखता रह गया। मुझे पता था उस नकाब के पीछे वो औरत है जो मेरे लिए मर जाती। वो औरत जो मेरी पिछली जिंदगी। मोरों से भरे उस कक्ष में, जहां हर कोई अपने पंखों का दिखावा कर रहा था, एक भेड़िया नकाब पहनकर अंदर आया। लोग उसे राक्षस कहते थे।
लोग उसे दानव कहते थे। लेकिन जब मैंने एलिजाबेथ को देखा तो मुझे कोई घायल योद्धा नहीं दिखी। मुझे वो एकमात्र औरत दिखी जो मेरे साथ इस साम्राज्य पर राज करने के योग्य थी। भारी दरवाजे धीरे धीरे खुले और पूरे हॉल की फुसफुसाहट एक पल में खत्म हो गई। एलिजाबेथ हॉल के अंदर चली आई। वो बाकी कुलीन महिलाओं जैसी नहीं दिखती थी। उसने अपनी त्वचा दिखाने के लिए रेशम नहीं पहना था, ना ही रोशनी पकड़ने के लिए हीरे जवाहरात। उसने एक ठंडा और डरावना नकाब पहन रखा था। इस साम्राज्य के लोगों के लिए वो नकाब डर का प्रतीक था। उन्हें उसमें एक ऐसी औरत दिखाई देती थी जो बिना पलक झपकाए पूरी सेना का कत्ल कर सकती थी। एक ऐसी औरत जो घातक थी, खतरनाक थी। मैं अपने आसपास खड़े कुलीनों की फुसफुसाहट सुन सकता था। उनकी आवाजों में डर और घृणा दोनों थे। देखो, युद्ध दानव आ गई। चुप रहो, आवाज नीचे रखो। वो हमारी रानी बनने वाली है। रानी? अगर वो राक्षस सिंहासन पर बैठ गई तो ये साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। वो हम सबको नींद में मार डालेगी। मैं उनकी दयनीय बातें सुनता रहा। मुझे पता था वो क्या सोच रहे थे। उन्होंने उसकी कहानियां सुनी थीं। उन्हें पता था कि उसने 10,000 सैनिकों की सेना का नेतृत्व करके 50,000 दुश्मनों को बिना एक भी नुकसान के खत्म कर दिया था। लेकिन वो उस अफवाह पर भी विश्वास करते थे, उस झूठ पर जिसे खुद एलिजाबेथ ने फैलाया था। वो मानते थे कि उसी युद्ध में उसका चेहरा कट गया था, उसकी सुंदरता हजारों तलवारों के वार से नष्ट हो गई थी। उन्हें लगता था कि वो अपना कुरूप चेहरा छुपाने के लिए वो नकाब पहनती है। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे हंसी आ गई। ये मूर्ख लोग, उन्हें वो दिखाई ही नहीं देता था जो मुझे दिखता था। एलिजाबेथ सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि उसने वो अफवाहें क्यों फैलाई थीं। जब ड्यूक मून की शक्ति बढ़ रही थी और साम्राज्य के गिद्ध उसकी फैमिली के पीछे विवाह प्रस्ताव लेकर मंडरा रहे थे, तब उसे एहसास हुआ कि इस दरबार के राजकुमार सिर्फ सती और कायर लोग हैं। इसलिए उसने खुद को कुरूप बना लिया ताकि वो सब उससे दूर रहें। अब वो मेरे सामने खड़ी थी। उसके हाथ में वाइन का गिलास था और उसकी आंखें नकाब की दरारों से सीधा मेरी आत्मा को भेद रही थीं। युवराज, उसने शांत और भावनाहीन आवाज में कहा, क्या आप सच में मुझसे विवाह करना चाहते हैं? क्या आप भूल गए हैं? मेरा चेहरा वो ऐसा नहीं जिसे कोई देखना चाहे। ये नकाब फैशन नहीं है। ये उस चीज को छुपाने के लिए है जो बची हुई है। मैं उसके करीब गया और उसकी आंखों में सीधा देखा। मुझे तुम्हारे चेहरे की परवाह नहीं है, एलिजाबेथ, मैंने पूरे हॉल में गूंजती आवाज में कहा। मैं तुम्हारे दिमाग की कदर करता हूं, तुम्हारी रणनीतियों की कदर करता हूं। तुमने अपना नाम अपने पिता से विरासत में नहीं पाया। तुमने उसे युद्धभूमि में अपनी तलवार से बनाया है। और मेरे लिए वही काफी है। इस साम्राज्य के लिए वही काफी है। एक रानी की कीमत उसकी मुस्कान की सुंदरता से नहीं, बल्कि उसके खून और जीत से तय होती है। मैंने उसकी आंखों में हल्की सी चमक देखी। बस एक पल के लिए आश्चर्य। बहुत अच्छा, उसने धीमी होती आवाज में कहा। अगर आपको सच में फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे पास इस सिंहासन को ठुकराने की कोई वजह नहीं है। क्या तुम पागल हो गए हो? वो चीख हेलेना की थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसका चेहरा जलन से विकृत हो चुका था। एलिजाबेथ, खुद को देखो। तुम एक विकृत औरत हो। तुम इस साम्राज्य का चेहरा कैसे बन सकती हो? तुम्हें तो मेरे सामने खड़े होने का भी अधिकार नहीं है। मैं हेलेना हूं। मेरे पिता इस राज्य के सबसे अमीर आदमी हैं। एलिजाबेथ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने हेलेना को देखा और मुझे उस पर दया आई। शक्ति के बिना धन सिर्फ कसाई के इंतजार में रखा हुआ मांस होता है। और फिर कसाई आ गया। भारी जूतों की आवाज संगमरमर की फर्श पर गूंज उठी। नारंगी बालों वाला एक आदमी काले कपड़ों में गलियारे से अंदर आया। वो था लुहाइन, ड्यूक हारमन का बेटा। पूरा हॉल फिर फुसफुसाहटों से भर गया। ड्यूक हारमन का बेटा? वो काले कपड़ों में क्यों आया है? सुना है उसके पिता को अपनी जमीन पर बहुत बड़ा खजाना मिला है और उन्होंने साम्राज्य को उसका हिस्सा देने से इनकार कर दिया। शादी में काला पहनना, ये तो राजा का सीधा अपमान है। मैं उसे देखता रहा। पिछली जिंदगी में यही आदमी था जिसने मेरे साम्राज्य को आग लगाई थी। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो अपने लोगों की चीखें सुन सकता हूं। आज भी उन आग की लपटों की गर्मी महसूस कर सकता हूं। लेकिन इस बार मैं उसके पूरे परिवार के खून से अपने हाथ धोऊंगा। लुहाइन मेरे सामने आकर रुका। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। आह महाराज, उसने बिना ठीक से झुके कहा। काले कपड़ों के लिए माफ कीजिए, ये मेरा पसंदीदा रंग है। अगर आपको परेशानी है तो शायद आपको दूसरी तरफ देख लेना चाहिए। मैं मुस्कुराया, लेकिन वो दोस्ताना मुस्कान नहीं थी। वो एक शिकारी की मुस्कान थी जो अपने शिकार को खुद जाल में आते देख रहा हो। ड्यूक हारमन, तुम्हारी उल्टी गिनती आज से शुरू होती है। सच में शर्म की बात है, मैंने शांत आवाज में कहा। मैंने सुना है ड्यूक हारमन अपने बेटे को शिष्टाचार नहीं सिखा पाए। आमतौर पर जिन लोगों को निमंत्रण नहीं मिलता वो शादियों से दूर रहते हैं।
लेकिन फिर मैंने सुना है कि बेशर्मी तुम्हारे खून में गहराई तक बसी हुई है। लुहाइन की मुस्कान गायब हो गई। उसने हेलेना की तरफ देखा जो डर से कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। हेलेना को सब नियंत्रित करना था। उसे लगा था कि मैं अब भी उसका कठपुतली हूं। ध्यान से सुनो लुहाइन, मैं उसकी तरफ बढ़ा। मेरी आवाज जानलेवा गुर्राहट में बदल गई। जो खजाना तुम्हें मिला है वो सोना जिसे तुम्हारे पिता छुपा रहे हैं। कल सुबह तक उसका 70% शाही खजाने में पहुंचना चाहिए। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? अगर सूर्योदय तक वो खजाना वहां नहीं पहुंचा, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तो शाही सेना के 25 लाख सैनिक तुम्हारी भूमि पर उतरेंगे। और मुझ पर भरोसा करो, जब मेरे सैनिक तुम्हारे घर में घुसेंगे तब उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम ड्यूक के बेटे हो। तुम्हारे पिता की 10 बटालियन भी तुम्हारे शरीर के बचे हुए टुकड़े नहीं समेट पाएंगी। उसके चेहरे से सारा घमंड उतर गया। वो ऐसे लग रहा था जैसे उसने अपनी मौत देख ली हो। मैं मैं तो बस अपनी दोस्त हेलेना को बधाई देने आया था, उसने हकलाते हुए कहा। तुम्हारी जानकारी के लिए, मैंने उसकी तरफ पीठ करते हुए कहा, मैं हेलेना से नहीं, एलिजाबेथ से विवाह कर रहा हूं। मैंने अपने पिता की तरफ देखा। पिताजी, मैंने अपना चुनाव कर लिया है। अब वाइन का आदान प्रदान होने दीजिए। स्वर्ग और पृथ्वी इस विवाह के साक्षी बने। मेरे पिता ने अपना हाथ उठाया। उनकी आवाज अधिकार से भरी हुई थी। समारोह शुरू हो। सेवक तुरंत आगे बढ़े। हेलेना को किनारे धकेल दिया गया जैसे वो कोई कूड़ा हो। 2 सुनहरे प्याले आगे लाए गए जिनमें भरी शाही वाइन झूमरों की रोशनी में चमक रही थी। मैं और एलिजाबेथ आमने सामने खड़े हो गए। हमने अपने हाथ एक दूसरे के साथ बांधे और एक साथ वाइन पी। पुजारी ने प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। स्वर्ग की शपथ और पृथ्वी के रक्त की सौगंध। पुजारी की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। क्या तुम दोनों अपनी जान और आत्मा एक दूसरे को समर्पित करने की शपथ लेते हो? हाँ, मैंने दृढ़ आवाज में कहा। हाँ, एलिजाबेथ ने अपने नकाब के पीछे से फुसफुसाया। तो फिर पुजारी ने घोषणा की, समय आ गया है। इस बंधन को एक चुंबन से पूर्ण कीजिए और अपने मिलन को स्वर्ग के सामने प्रस्तुत कीजिए। पूरा कक्ष मौत जैसी खामोशी में डूब गया। हर आंख हम पर टिक गई। हर सांस थम गई। मैंने अपना हाथ बढ़ाया। मेरी उंगलियां धीरे से एलिजाबेथ के नकाब के किनारे को छू गईं। मैं उसके करीब झुका। मेरा दिल बर्फ की तरह ठंडा था क्योंकि मुझे पता था कि इस एक चुंबन के साथ उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उन्होंने मेरी रानी को देखा और उन्हें एक राक्षस दिखाई दिया। वो फुसफुसा रहे थे कि मैं सिर्फ उसके शरीर का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि उसका चेहरा किसी डरावने सपने जैसा था। उन्हें क्या पता था कि उस अंधेरे में मैंने ऐसी सुंदरता देखी थी जो देवताओं को भी रुला सकती थी। पूरा हॉल दबे हुए ठहाकों और फुसफुसाहटों से भरा हुआ था। यहां तक कि जब हम पुजारी के सामने खड़े थे तब भी मैं उनकी जहरीली बातें साफ सुन सकता था। उनके लिए एलिजाबेथ सिर्फ एक युद्ध दानव थी जिसका चेहरा बर्बाद हो चुका था। उसे देखो, एक कुलीन आदमी फुसफुसाया। राजकुमार शायद मजबूर हो गया है। वो बस उसके चेहरे को पट्टियों से ढक देगा और उसके शरीर का इस्तेमाल करेगा। आखिर गर्दन के नीचे तो वो एक कलाकृति जैसी है, लेकिन उसका चेहरा घिनौना। मेरी नसों में दौड़ता खून बर्फ जैसा ठंडा हो गया। एलिजाबेथ ने भी वो बात सुन ली थी। मैं उसकी ठंडी और दूर रहने वाली आभा महसूस कर सकता था, लेकिन वो जरा भी नहीं हिली। वो इंतजार कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि क्या उसका नया पति भी बाकी लोगों जैसा ही है। वो देखना चाहती थी कि क्या मुझमें उस दानव को चूमने की हिम्मत है। मैंने एक शब्द नहीं कहा। मैंने एक ही सहज हरकत में अपनी तलवार निकाल ली। शू! तलवार हवा को चीरती हुई ऊपर लटके विशाल प्रकाश क्रिस्टल से टकराई। धड़ाम! क्रिस्टल टूट गया और पूरा ग्रेट हॉल घुटन भरे अंधेरे में डूब गया। कुलीन लोग घबराकर चीख उठे, लेकिन उस अंधेरे में मैं आगे बढ़ा। मैंने एलिजाबेथ की कमर पकड़ी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। फिर मैंने उसका नकाब पीछे हटा दिया। मेरे होंठ उसके होठों से गहराई से जा मिले। कुछ सेकंड के लिए दुनिया का अस्तित्व ही खत्म हो गया। वहां सिर्फ उसका स्वाद था और अंधेरे की खामोशी। पुजारी ही एकमात्र इंसान था जो इतना पास था कि देख सके। बुझती हुई रोशनी की हल्की चमक में उसकी आंखें फैल गईं। उसने उसका चेहरा देखा। उसने वो सच देखा जिसे एलिजाबेथ पूरी दुनिया से छुपाकर रखे हुए थी। उसका शरीर कांप उठा, लेकिन वो समझदार था। उसने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में छिपी चेतावनी को पहचाना और तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका लीं। वो समझ गया था। राजा चाहता है कि ये राज राज ही रहे। जब तक सेवक दूसरा प्रकाश क्रिस्टल लेकर आए तब तक समारोह खत्म हो चुका था। मैं उसका नकाब वापस लगा चुका था और उससे थोड़ा पीछे हट गया था। मैं उसके कान के पास झुका। मेरी सांस उसकी त्वचा को छू रही थी। इतना खूबसूरत चेहरा, मैंने धीमे से फुसफुसाया, सिर्फ उसके पति को ही देखना चाहिए। है ना एलिजाबेथ? मैंने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। पहली बार युद्ध दानव। वो औरत जिसने 50,000 आदमियों के खून में स्नान किया था, शर्मा रही थी। वो मेरी थी। विवाह पूर्ण हुआ। पुजारी ने कांपती हुई आवाज में घोषणा की। पूरा हॉल शोर से भर गया।
रुको, क्या हुआ? हमने चुंबन देखा ही नहीं। हेलेना आगे बढ़ी। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। ये झूठ है, सब झूठ है। राजकुमार उस चीज के लिए अपने स्तर को कैसे गिरा सकता है? उसका चेहरा किसी डरावने सपने जैसा है। मैंने उसे जवाब नहीं दिया। अभी नहीं। मैंने उसे ये सोचने दिया कि मेरी चुप्पी कमजोरी है। मेरी खामोशी से हिम्मत पाकर हेलेना सीधा एलिजाबेथ के सामने आ गई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक झर भरी नजरों से देखा। तुम बस अपने शरीर का इस्तेमाल करके उसे फंसा रही हो, है ना? तुम गंदी हो एलिजाबेथ। सब जानते हैं कि उत्तर में तुम्हारे सैनिक तुम्हारा इस्तेमाल करते थे। तुम सिर्फ एक क्षण। एक तलवार हवा को चीरती हुई हेलेना के गले से कुछ मिलीमीटर दूर रुक गई। हेलेना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि एलिजाबेथ की तलवार बाहर आ चुकी थी। एक और शब्द कहा। एलिजाबेथ की आवाज टूटती हुई हिम्मत जैसी ठंडी थी। तो तुम्हारे पिता की दौलत भी तुम्हारा सिर बचा नहीं पाएगी। मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगी और कोई, यहां तक कि देवता भी, मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं आगे बढ़ा और धीरे से एलिजाबेथ की बाह पर हाथ रखा। अभी नहीं मेरी रानी। हमारा तरीका, हमारा समय इस साम्राज्य की गंदगी को सही तरीके से साफ करते हैं। एलिजाबेथ ने अपनी तलवार वापस म्यान में डाल ली, लेकिन हेलेना की आंखों में बैठा डर अब हमेशा के लिए रह गया था। पास खड़ा लिहाओ भी डर से कांप रहा था। उसने एलिजाबेथ को तलवार निकालते हुए देखा तक नहीं था। मैंने भीड़ की तरफ देखा। हेलेना, तुमने अभी इस साम्राज्य की रानी का अपमान किया है। तुमने मेरे चुनाव को गंदा कहा है। तुम्हें एहसास है इसका मतलब क्या है? इस हॉल में ये राजद्रोह है। मैंने अपना हाथ उठाया। शाही रक्षक तुरंत सतर्क हो गए। रक्षक, मैंने सपाट और डरावनी आवाज में कहा, आज यहां हेलेना के साथ आए उसके परिवार के हर सदस्य को, उसके हर दोस्त को जिसने उसकी बातों पर हंसी उड़ाई, पकड़ लो। उनके सिर काट दो। अभी। रुको। नहीं। आर्थर। हेलेना चीख उठी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शाही रक्षकों की तलवारें ऊपर उठीं और फिर नीचे गिरीं। छपाक। धड़ाम। छपाक। धड़ाम। 50 सिर संगमरमर की फर्श पर लुढ़क गए। रक्षक उन सिरों को ऐसे रेशम में लपेटने लगे जैसे वो कोई महंगे उपहार हों। इन्हें हेलेना के पिता के पास भेज दो, मैंने आदेश दिया। और कहना कि ये उनकी बेटी को दी गई शिक्षा का मेरा जवाब है। मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें क्यों लगा कि उनका परिवार ताज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने लिहाओ की तरफ देखा। वो कांप रहा था। और तुम लिहाओ, उस सोने की खान का 70%। कल तक, वरना मैं देखूंगा कि तुम्हारा खून भी तुम्हारे सोने जितना कीमती है या नहीं। लिहाओ तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा। उसका माथा फर्श से टकराया। जी, मेरे राजा। मैं समझ गया। कई घंटों बाद समारोह समाप्त हो गया। मेरे माता पिता केंद्रीय साम्राज्य के लिए रवाना हो चुके थे। मैं महल के ठंडे और अंधेरे गलियारों से गुजरता हुआ अपने विवाह कक्ष की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन मैं अकेला नहीं था। महल के एक गुप्त हिस्से में बनी झोपड़ी के अंदर हेलेना और लिहाओ एक दूसरे की बाहों में उलझे हुए थे। उनकी वासना और नफरत एक दूसरे को और भड़का रही थी। मैंने उसके निजी रक्षकों को पहले ही बदल दिया है, लिहाओ ने हेलेना की गर्दन पर भारी सांसें छोड़ते हुए कहा। अब वो मेरे मृत्यु रक्षक हैं। जैसे ही वो उस कमरे में घुसेगा, वो मर जाएगा। हेलेना ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें पागलों जैसी हो चुकी थीं। अच्छा, अगर मुझे सिंहासन नहीं मिला, तो मैं उसे जलते हुए देखूंगी। अगर वो आज रात बच गया, तो वो मेरे परिवार का सोना ले लेगा। उसे आज मरना ही होगा। उन्होंने संकेत भेज दिया। एक संदेशवाहक पक्षी चांदनी भरे आसमान में उड़ गया। मैं शाही कक्ष के दरवाजों तक पहुंच गया। मेरे रक्षक झुककर मुझे सलाम कर रहे थे, लेकिन मैं उनके अंदर की गद्दारी को महसूस कर सकता था। वो मेरे आदमी नहीं थे। वो लिहाओं के आदमी थे। मैंने दरवाजे खोले। अंदर कमरा चांद की हल्की चांदी जैसी रोशनी में नहाया हुआ था। एलिजाबेथ खिड़की के पास बैठी थी। चांदनी उसके सफेद बालों पर पड़ रही थी और वो किसी स्वर्गीय देवी जैसी लग रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसका नकाब सच में उतर चुका था। मुझे पता था हत्यारे आने वाले हैं। मुझे पता था मेरे रक्षक गद्दार हैं। लेकिन जब मैंने एलिजाबेथ को देखा, मुझे डर महसूस नहीं हुआ। मुझे सिर्फ एक ठंडी और अंधेरी उत्सुकता महसूस हुई। मैंने दरवाजा बंद किया और उसे भीतर से ताला लगा दिया। शिकार शुरू होने वाला था और सबसे पहले मैं ये देखना चाहता था कि क्या मेरी युद्ध दानव अपने राजा के लिए लड़ेगी। लिहाओ को लगा था कि उसने एक परफेक्ट जाल बिछाया है। उसे लगा 5 महिला हत्यारिनें मेरे शयनकक्ष में भेजना मेरे शासन को शुरू होने से पहले खत्म करने के लिए काफी होगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि मैं अकेला नहीं सो रहा था। मैं एक दानव के साथ सो रहा था। राजधानी के किनारे बने एक अंधेरे और गुप्त गैराज के अंदर हवा में वासना और गद्दारी की गंध फैली हुई थी। लिहाओ एक वर्कबेंच के सहारे खड़ा था। उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान थी। जहरीला तीर तैयार है?
हेलेना हंसी। उसकी आवाज कर्कश और जहरीली थी। बिल्कुल। 3 साल तक मैंने उस मूर्ख को अपनी उंगलियों पर नचाया है। पता नहीं अचानक उसमें मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कहां से आ गई, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका इस्तेमाल खत्म हो चुका है। लिहाओ ने सिर हिलाया। उसकी आंखें क्रूरता से चमक रही थीं। मैंने अपनी 5 सबसे बेहतरीन महिला रक्षकों को उसके निजी कक्ष में तैनात कर दिया है। वो उन पर भरोसा करता है। उसे लगता है वो उसकी रक्षा के लिए हैं। आज रात जब वो अपनी नई दानव रानी के सपने देख रहा होगा, वो उसका गला काट देंगी। उसे चीखने का मौका तक नहीं मिलेगा। और शाही रक्षक? हेलेना ने पूछा। उन्हें पहले ही गश्त पर भेज दिया गया है, लिहाओ फुसफुसाया। सिर्फ एलिजाबेथ खतरा है। लेकिन उसे भी कभी ना कभी सोना पड़ता है। बस एक हल्की सी आवाज, एक गिरती हुई पिन, और ऐसा योद्धा तुरंत जाग जाता है। लेकिन तब तक राजकुमार मर चुका होगा। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। उन्हें लगता था कि वो शिकारी हैं। शाही कक्ष में वापस चांदनी फर्श पर पिघली हुई चांदी की तरह फैल रही थी। एलिजाबेथ खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी परछाई तीखी और राजसी लग रही थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें वर्षों का संदेह छिपा था। पति, आपने मुझे क्यों चुना? मैं महोगनी के पलंग के सहारे टिककर उसे देखता रहा। क्या इसमें कोई समस्या है? नहीं, उसने फुसफुसाकर कहा, अपनी हथेलियों की तरफ देखते हुए। लेकिन मेरा परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा। हमें राजधानी से हटाकर उत्तरी सीमा पर भेज दिया गया। हम बहिष्कृत लोग हैं। मैं वो राजनीतिक शक्ति आपको नहीं दे सकती जो हेलेना दे सकती थी। आपको उसी से विवाह करना चाहिए था। मैं उसके पास गया, जब तक कि उसकी ठंडी आभा मेरी त्वचा से टकराने नहीं लगी। मैंने धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई ताकि वो मेरी आंखों में देखने पर मजबूर हो जाए। मैंने पहले भी कहा था, एलिजाबेथ, मेरे सामने अभिनय मत करो। मैं सच जानता हूं। वो जम गई। मुझे पता है ड्यूक मून गुप्त रूप से अपनी ताकत फिर से बना रहे हैं, मैंने धीमी आवाज में कहा। मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार ही एकमात्र वजह है कि उत्तरी सीमा अब तक नहीं टूटी। तुमने इस साम्राज्य के लिए खून बहाया जबकि हेलेना जैसी औरतें गहने चुनने में व्यस्त थीं। तुम्हें लगता है मैं एक शेरनी को छोड़कर सांप चुनूंगा? उसकी आंखें फैल गईं। लेकिन 3 साल पहले आपने उत्तरी कमान और केंद्रीय सेना के अधिकार लिखाओ के पिता को दे दिए थे। आपने उन्हें सब कुछ दे दिया। हमें अपने घरों की रक्षा करने के लिए भी उनसे अनुमति लेनी पड़ती है। हमारे सैनिक मर रहे हैं जबकि वो अपने आलीशान भवनों में बैठे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि युद्ध चल रहा है। मैंने उसकी ठुड्डी को थोड़ा और मजबूती से पकड़ा। मैं कुछ नहीं भूला हूं। और बहुत जल्द मैं हर वो अधिकार, हर वो शक्ति वापस ले लूंगा जो मैंने गलती से उन्हें दे दी थी। मैं बस एक गलती का इंतजार कर रहा हूं। सिर्फ एक। और फिर मैं लिहाओ के पिता को अपने जूते तले कुचल दूंगा। एलिजाबेथ मुझे घूरती रही, जैसे मेरे अंदर झूठ ढूंढ रही हो। लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने एक लंबी सांस छोड़ी। आप इतने बदल कैसे गए? ये हमारी सुहागरात है, मेरी जान, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम सच में इसे राजनीति की बातें करते हुए बिताना चाहती हो? गहरी लालिमा उसकी गर्दन से होती हुई उसके कानों तक फैल गई। लेकिन वो अभी भी रुकी नहीं। मुझे जानना है, क्या आपको सिर्फ मेरा शरीर चाहिए था? क्या इसलिए आपने मुझे हेलेना को मारने से रोका? क्योंकि आप मुझे एक खिलौने की तरह चाहते हैं? मैंने शब्दों में जवाब नहीं दिया। मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसका नकाब खोला और उसे फर्श पर गिरने दिया। ऊपरी शरीर, निचला शरीर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा। तुम मेरी साथी हो, मेरी एकमात्र रानी। कोई हरम नहीं होगा, कोई दूसरी पत्नी नहीं होगी, सिर्फ तुम। मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। कमरे की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई और दुनिया सिर्फ हम दोनों तक सिमट गई। उस रात बाद में कमरा शांत था। मैं बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद, गहरी सांसें लेते हुए। मैं अभिनय कर रहा था। मुझे पता था वो आने वाले हैं। मेरे पास एलिजाबेथ उठकर बैठ गई। वो परछाई की तरह खामोशी से कपड़े पहनने लगी। मैंने उसे धीरे से फुसफुसाते सुना। उम्मीद करती हूं आप सिर्फ मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि मैं कोई इत्र की शीशी नहीं हूं जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। अचानक उसकी हत्या करने की मंशा पूरे कमरे में विस्फोट की तरह फैल गई। छन, 3 बिजली जैसी तेज वारों में एलिजाबेथ हरकत में आ गई। लिहाओ जिन 5 महिला रक्षकों पर इतना गर्व करता था, वो उसकी तलवार निकलते हुए तक नहीं देख पाई। 2 सिर फर्श पर गिर पड़े इससे पहले कि वो एक कदम आगे बढ़ा पाती। तीसरी औरत ने हांफते हुए अपना गला पकड़ा और नीचे गिर गई। बालकनी पर खड़ी बाकी 2 रक्षक जम गईं। दानव, वो सच में तलवारों की दानवी है, उनमें से एक कापती आवाज में फुसफुसाई। एलिजाबेथ ने इंतजार नहीं किया। वो खिड़की तोड़ते हुए बाहर कूद गई। उसकी परछाई रात में गायब हो गई जबकि वो महल की छतों पर उनका पीछा कर रही थी। मैंने आंखें खोलीं और उठकर बैठ गया। 3 हत्यारिनों की लाशें मेरे फर्श पर पड़ी थीं, उनका खून महंगे कालीनों को लाल कर चुका था।
मैंने उंगलियां चटकाईं। अंधेरे से मेरे वफादार छाया रक्षक बाहर आए। ये सब साफ करो, मैंने आदेश दिया। और जांच दलों को ड्यूक हार्मन और ड्यूकली के इलाकों में भेजो। उनकी गद्दारी के सबूत ढूंढो। आज रात से इस साम्राज्य की सफाई शुरू होती है। जैसा आदेश मेरे राजा। वो उतनी ही तेजी से गायब हो गए जितनी तेजी से प्रकट हुए थे। महल के आसपास के घने जंगलों में बची हुई 2 हत्यारिनें अपनी जान बचाकर भाग रही थीं। वो क्या थी? एक ने पेड़ के सहारे हांफते हुए कहा, हमें बचपन से हत्या के लिए प्रशिक्षित किया गया, लेकिन हम उसे हिलते हुए तक नहीं देख पाए। तुम सही कह रही हो। ऊपर पेड़ों की शाखाओं से एक ठंडी स्त्री आवाज गूंजी, तुम बहुत धीमी थीं। धप्प। एक कटा हुआ सिर उनके बीच घास पर गिरा। एलिजाबेथ ऊपर से नीचे उतरी। उसका नकाब गायब था और उसका चेहरा उनकी साथी के खून से सना हुआ था। वो किसी युद्ध देवता जैसी लग रही थी। मेरे पति को मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा? उसने फुफकारते हुए पूछा। दोनों हत्यारिनों ने अपने दांतों में छुपा जहर निकालने की कोशिश की। वो लिहाओं को धोखा देने से पहले मर जाना चाहती थीं। चटाक। इससे पहले कि वो जहर निकल पाती, एलिजाबेथ हरकत में आ गई। उसकी ऊंची एड़ी वाली लात एक रक्षक के जबड़े से टकराई। उसके दांत टूट गए और जहर के कैप्सूल मिट्टी में बिखर गए। एलिजाबेथ ने उसका गला पकड़ लिया और अपनी तलवार उसकी त्वचा पर रख दी। मैंने उत्तरी सीमा पर आत्मा को तोड़ने के 3000 तरीके सीखे हैं, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें डरावनी रोशनी से चमक रही थीं। मैं तुम्हारे शरीर की हड्डियां एक एक करके निकालूंगी, जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बता देती। चांद बादलों के पीछे छुप गया। जैसे वो भी उस भयावहता को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था जो एलिजाबेथ मेरे नाम पर छोड़ने वाली थी। सिंहासन कक्ष पूरी तरह शांत था, लेकिन हवा डर की गंध से भारी हो चुकी थी। साम्राज्य के 4 सबसे शक्तिशाली लोग अपने घुटनों पर बैठे कांप रहे थे, जैसे किसी तूफान के सामने डरे हुए बच्चे। उन्हें लगा था कि वो अपने राजा का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ये एहसास नहीं था कि वो अपने जल्लाद का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने महल के गलियारों से धीरे धीरे ग्रेट हॉल की तरफ बढ़ रहा था। मेरा हर कदम किसी टिक टिक करती घड़ी जैसा गूंज रहा था। आज अंतिम न्याय का दिन था। जैसे ही विशाल सुनहरे दरवाजे खुले, मैंने उन्हें देखा। ड्यूक लियू, ड्यूक हार्लैंड, लिहाओ और हेलेना सब अपने घुटनों पर थे। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। पूरा दरबार पत्थर की तरह जड़ हो गया था, जबकि मैं बिना कुछ बोले उनके पास से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। मैं लिहाओं के सामने जाकर रुका। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे एक व्यंग्य भरी मुस्कान फैल गई। वाह लिहाओ, तुम्हें आखिरकार शिष्टाचार आ ही गया। राजा के आने से पहले ही घुटनों पर बैठ गए। मैं प्रभावित हूं। लिहाओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं और चमकते संगमरमर पर गिरने लगीं। मेरे राजा, ड्यूक लियू हकलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। कृपया मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। वो जवान है, वो माफ। मैंने उसकी बात काट दी। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मैं झुककर उसके बिल्कुल करीब गया। शाही विवाह में बिना निमंत्रण घुसना, उत्सव में काले कपड़े पहनना, रानी के सामने झुकने से इनकार करना, और ऊपर से 6 महीने तक कर चोरी करना। क्या इसे तुम माफी के लायक समझते हो? पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब गया। ड्यूक लियू का जबड़ा कस गया। उसे समझ आ गया था कि मैं उसे पूरी तरह घेर चुका हूं। तभी एलिजाबेथ अंदर आई। वो किसी शर्माती हुई दुल्हन जैसी नहीं लग रही थी। वो युद्ध की देवी जैसी दिख रही थी। जैसे ही वो मेरे बगल वाले सिंहासन पर बैठी, पूरे माहौल का भार बदल गया। ड्यूकों को एहसास हो गया कि अब उनके पास कोई ताकत नहीं बची। मैंने साम्राज्य के सबसे पुराने सेवक, मुख्यमंत्री की तरफ देखा। मंत्री जी, प्राचीन कानूनों के अनुसार शाही परिवार का अपमान करने की सजा क्या है? बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। उसकी आवाज सूखे कागज जैसी खुरदरी थी। कानून के अनुसार महाराज, मार्क्विस लिहाओ को फांसी दी जानी चाहिए। उसके हाथ और पैर काट दिए जाएंगे और उसे जीवित अवस्था में जंगली जानवरों को खिला दिया जाएगा। राजा के रक्त का अपमान सबसे बड़ा राजद्रोह माना जाता है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हेलेना चीख उठी। उसकी आवाज डर से फट चुकी थी। मैंने अपनी नजर उसकी तरफ घुमाई। मेरी ठंडी और पैनी निगाह ने उसकी अगली सांस तक रोक दी। ड्यूक लियू ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। उसने अपना हाथ उठाया और हेलेना के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। चटाक। हेलेना घूमती हुई फर्श पर गिर पड़ी। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, ड्यूक लियू चिल्लाया और अपना माथा फर्श से लगा दिया। मैंने अपनी बेटी को सही शिक्षा नहीं दी। मुझे एक मौका दीजिए। मैं खुद इसे प्रशिक्षित करूंगा। मैं इसे आपका वफादार कुत्ता बना दूंगा। ये आपका हर आदेश मानेगी। मैंने फर्श पर पड़ी हेलेना को देखा और फिर उसकी तरफ देखा। मैं हल्का सा हंसा। मैं अपने महल में पागल कुत्ते नहीं रखता, ड्यूक। और ये बात सिर्फ तुम्हारी बेटी पर लागू नहीं होती। मैंने उसे तेज मुस्कान दी। ड्यूक लियू मूर्ख नहीं था। वो समझ गया था कि मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा। मैं उसकी पूरी गद्दार पीढ़ी की बात कर रहा था। रक्षक,
मैंने गरज कर कहा। मार्क्विस लिहाओ को पकड़ लो। उसे 10,000 कोड़े लगाए जाएं। हर घाव में नमक भरा जाए और फिर उससे उसका पद, उसकी जमीन और उसकी उपाधि छीन ली जाए। लिहाओ की आत्मा जैसे शरीर छोड़ चुकी थी। नहीं पिता, मुझे बचाइए। महाराज कृपया। ड्यूक लियू विनती करने लगा। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। हमारे परिवार की वर्षों की वफादारी के लिए उसके प्राण बख्श दीजिए। मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। मैं अपने मेरिट्स त्याग दूंगा। मैं अपनी विरासत छोड़ दूंगा, बस मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। पूरा दरबार हाफ उठा। मेरिट्स किसी ड्यूक की जीवन शक्ति होते थे। उनके बिना वो कुछ भी नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा और जानबूझकर खामोशी को लंबा खींच दिया। जिस ड्यूक के पास मेरिट्स ना हो, उसकी कोई कीमत नहीं होती। क्या तुम पक्के हो? उसने अपने बेटे की तरफ देखा और धीरे से सिर झुका दिया। मेरे खून से बढ़कर कुछ नहीं। ठीक है मंत्रियों, फैसला दर्ज करो। ड्यूक लियू अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपने सारे मेरिट्स त्यागता है। आज से वो शून्य से शुरुआत करेगा। ड्यूक ने अपने बेटे को ऐसी नजरों से देखा जैसे वो उसे वहीं मार देना चाहता हो। उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसके कारण जो कीमत चुकानी पड़ी, उसके लिए वो उससे नफरत कर रहा था। लेकिन ड्यूक लियू, मैंने रेशम जैसी मुलायम आवाज में कहा, अब जब तुम्हारे पास कोई मेरिट नहीं बचा, तो तुम्हें ब्लैक टोकन रखने का अधिकार भी नहीं है। केंद्रीय सैन्य कमान का टोकन। ड्यूक की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वो टोकन उसकी शक्ति था, उसकी पूरी जिंदगी था। महाराज, वो तो एक उपहार था। नहीं, मैंने उसे तीखे स्वर में सुधारा। वो तुम्हारे मेरिट्स का पुरस्कार था। अब जब तुम्हारे मेरिट्स शून्य हैं, तो उस टोकन को रखना उन सभी ड्यूकों का अपमान होगा जो सच में इस साम्राज्य के लिए काम करते हैं। उसे सौंप दो। लिहाओ विरोध करने की कोशिश करने लगा। महाराज, ये अपमान है। आपने ये मेरे पिता को उनकी उपलब्धियों के लिए दिया था। आप बिना राजद्रोह का सबूत दिए इसे नहीं ले सकते। पूरा हॉल ठंडा पड़ गया। मैंने एलिजाबेथ की तरफ देखा। उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने बस ताली बजाई। हॉल के पीछे के भारी लोहे के दरवाजे चरमराते हुए खुले। 2 रक्षक एक औरत को घसीटते हुए अंदर लाए। वो जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसके हाथ और पैर काट दिए गए थे ताकि वो भाग ना सके। उसके गले में भारी लोहे का कॉलर लगा हुआ था। मार्क्विस लिहाओ, मैंने गूंजती हुई आवाज में कहा, इस औरत को मेरी सुहागरात पर मेरे शयनकक्ष में घुसते हुए पकड़ा गया था। मेरी पत्नी ने स्वयं उससे पूछताछ की। रक्षकों ने उस औरत को पलटा। उसकी पीठ पर लियू परिवार का चिन्ह दागा हुआ था। ड्यूक लियू ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने अपने बेटे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। एलिजाबेथ ने वो सबूत ढूंढ लिया था जो सब कुछ खत्म कर सकता था। मुझे पूरा यकीन है तुम कहोगे कि ये कोई साजिश है, मैंने व्यंग्य से कहा। और इसकी जांच में 10 साल लग सकते हैं। हजारों जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं जबकि हम सच ढूंढते रहें। या तुम बस मुझे वो टोकन दे सकते हो। ड्यूक लियू ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने अपने वस्त्रों में हाथ डाला, केंद्रीय कमान का सुनहरा टोकन निकाला और कांपते हाथों से मेरे रक्षक को सौंप दिया। मैं कभी आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा महाराज, उसने फुसफुसाकर कहा, हालांकि उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। मुझे तुम पर विश्वास है ड्यूक, मैंने झूठ बोला। लेकिन सबूत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है ये पता लगाने के लिए कि कौन सा अधिकारी तुम्हारे परिवार के चिन्ह का इस्तेमाल करके राजाओं की हत्या कर रहा है। 1 हफ्ता काफी है? जी महाराज, काफी है। मैंने ड्यूक हारलैंड की तरफ देखा। और तुम? सुना है तुमने अभी तीसरी शादी की है। बहुत सोना इकट्ठा किया है। तुम्हारी बेटी ने पूरे साम्राज्य के सामने मेरी रानी का अपमान किया। बताओ तुम कितने वफादार हो? हारलैंड कांप रहा था। मैं कर 3 गुना कर दूंगा। मैं आपका सबसे वफादार सेवक बन जाऊंगा। 3 गुना? बस इतना? मैंने पूछा। 10 गुना। 30 करोड़ चांदी के सिक्के। कल सुबह तक हारलैंड की आत्मा जैसे शरीर छोड़ चुकी थी। 30 करोड़? वो लगभग 3 करोड़ शुद्ध सोने के बराबर था। लेकिन उसने मेरी आंखों में देखा और सिर झुका दिया। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब दफा हो जाओ, मैंने हाथ हिलाते हुए कहा। मैं तुम लोगों से ऊब चुका हूं। जैसे ही वो डर और गुस्से में बाहर निकले, एलिजाबेथ मेरी तरफ मुड़ी। आपने उन्हें जाने क्यों दिया? वो गद्दार हैं। मुझे पता है, मैंने पीछे झुकते हुए कहा। लेकिन अगर मैं बिना सार्वजनिक और कानूनी कारण के किसी ड्यूक को मार दूं तो बाकी ड्यूक मुझे तानाशाह कहेंगे। अभी के लिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तभी एक रक्षक अंदर आया और घुटनों पर बैठकर सुनहरा टोकन मुझे सौंप दिया। मैंने उसे हाथ में लिया और उसका भार महसूस किया। फिर मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा। एलिजाबेथ, अपने पिता को बुलाओ। अब सच्ची वफादारी को इनाम देने का समय आ गया है। उसकी आंखें फैल गईं। आप केंद्रीय कमान मेरे पिता को दे रहे हैं? मैं उसे ऐसे नेता को दे रहा हूं जो सीमाओं पर हमला होने पर सोता नहीं।
इसे मेरी रानी के लिए उपहार समझो। कुछ दिनों बाद उत्तरी युद्ध देवता महल पहुंचे। वो बाकी ड्यूकों जैसे नहीं दिखते थे। बाकी लोगों की त्वचा चमकदार और मुलायम थी, लेकिन उनका चेहरा घावों और निशानों से भरा था। हर निशान इस साम्राज्य की रक्षा करते हुए कमाया गया सम्मान था। मैंने अपने ससुर को देखा। 3 साल पहले मैं ही वो इंसान था जिसने उनसे ये टोकन छीनकर गद्दार लियो को दे दिया था, लेकिन आज मैं उनके सामने खड़ा था। पिताश्री, मैंने सच्चे सम्मान के साथ कहा, आपके बलिदानों के लिए मैं केंद्रीय कमान का टोकन आपको वापस लौटाता हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 3000 प्लेटिनम सिक्के तुरंत आपके सैनिकों के पास भेजे जा रहे हैं। आज से हर सीमा पर तैनात सैनिक की तनख्वाह दोगुनी होगी। उनके परिवारों की देखभाल ताज करेगा। युद्ध देवता, वो आदमी जिसने हजारों दुश्मनों का सामना बिना पलक झपकाए किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे सब पता था। 3 साल तक सीमा पर भेजा गया हर सिक्का हेलेना और ड्यूकों ने चुरा लिया था। उसके सैनिक भूखे मर रहे थे, जबकि गद्दार लोग मोटे हो रहे थे। वो दोनों घुटनों पर गिर पड़े। उनका माथा फर्श से टकराया। मेरे राजा, हम आपके लिए खून बहाएंगे, आपके लिए मर जाएंगे, लेकिन कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये युद्ध देवता की शपथ है। मैं मुस्कुराया और एलिजाबेथ की तरफ देखा। वो गर्व से चमक रही थी। जाइए, मैंने उनसे कहा, सोना आपसे पहले सीमा तक पहुंच जाएगा। उनके जाने के बाद मैं अपने निजी अध्ययन कक्ष में लौट आया। तभी अचानक 2 बाहों ने पीछे से मेरी कमर पकड़ ली। एलिजाबेथ ने अपना चेहरा मेरी पीठ से लगा दिया। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। हर चीज के लिए धन्यवाद। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सुनहरा टोकन उसकी आंखों में चमक रहा। मरता हुआ चूहा अपनी आखिरी सांस तक लात मारता और चीखता रहता है। ड्यूकों को लगा था कि वो पहाड़ी डाकुओं का नकाब पहनकर मेरे साम्राज्य को धीरे धीरे खून से खाली कर देंगे। उन्हें ये एहसास नहीं था कि मैं बस उन्हें इतनी रस्सी दे रहा था कि वो खुद अपनी पूरी रक्तरेखा को फांसी पर लटका दें। महल में रिपोर्ट्स खून की बढ़ती हुई लहरों की तरह आने लगीं। ड्यूक लियू और ड्यूक हार्लैंड ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। अपने गद्दार गठबंधन को मजबूत करने के लिए उनके बच्चों ने आधिकारिक रूप से विवाह समझौता कर लिया था। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ लालच और मुझे मरता हुआ देखने की इच्छा पर बना था। अराजकता नक्शे के किनारों से शुरू हुई। पहाड़ी डाकुओं द्वारा गांवों पर हमले, फसलें जलाना और निर्दोष लोगों का कत्ल। सिंहासन को अस्थिर करने की ये एक पुरानी चाल थी। अगर राजा आम चोरों से अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, तो वो पूरे साम्राज्य पर कैसे शासन करेगा। मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था, नक्शे को देखता हुआ, जहां 3 और गांव लाल निशान से चिन्हित किए गए। डाकू, मैंने खुद से फुसफुसाया। मैंने ये शब्द पहले भी सुना था अपनी पिछली जिंदगी में। डर की यही लहर साम्राज्य के पूरी तरह गिरने से 6 महीने पहले शुरू हुई थी। मेरे अंदर ठंडा क्रोध उमड़ पड़ा। वो इंतजार भी नहीं कर पाए, है ना? अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने एलिजाबेथ की तरफ देखा। वो खिड़की के पास खड़ी थी। उसका हाथ तलवार की मूठ पर था और उसकी आंखों में वही आग जल रही थी जो मेरी आंखों में थी। एलिजाबेथ, मैंने खामोशी को चीरती आवाज में कहा, अपने भाइयों को बुलाओ, सभी को। वो मुड़ी। उसकी आंखें फैल गईं। मेरे भाई, आप चाहते हैं वो उत्तरी सीमा छोड़ दें? उन्हें राजधानी बुलाओ। मैं उन्हें केंद्रीय सेना में नियुक्त कर रहा हूं। हर एक को 1000 विशिष्ट सैनिक दिए जाएंगे। उनका मिशन इन डाकुओं को पकड़ना नहीं है। उनका मिशन उन्हें इस दुनिया से मिटा देना है। एलिजाबेथ थोड़ी झिझकी। लेकिन मेरा चौथा भाई रोलिंस, वो बाकी भाइयों जैसा नहीं है। उसकी शारीरिक ताकत, वो कमजोर है। पिता हमेशा डरते थे कि वो युद्ध भूमि में जीवित नहीं रह पाएगा। मैंने उसे बात पूरी नहीं करने दी। मुझे अच्छी तरह पता है रोलिंस कौन है। मुझे उससे कुल्हाड़ी चलवाने की जरूरत नहीं है, एलिजाबेथ। मैंने उसका दिमाग देखा है। वो एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार है। ऐसा आदमी जो दुश्मन के आने से 3 साल पहले युद्ध भूमि को समझ लेता है। शिक्षा मंत्रालय के 2 मंत्री बहुत बूढ़े और बहुत भ्रष्ट हो चुके हैं। बदलाव का समय आ गया है। मैं उठकर उसकी तरफ बढ़ा। मैं चाहता हूं कि रोलिंस मुख्य रणनीतिकार से सीखे। 1.5 साल तक पुराने दिग्गजों के अधीन प्रशिक्षण, और वो इस साम्राज्य का सबसे तेज दिमाग बन जाएगा। क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है? उसने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर समझ की चमक उभर आई। आप उसे सिर्फ पद नहीं दे रहे, आप नई नींव बना रहे हैं। बिल्कुल। उन्हें जल्दी आने को कहो। लियू और हारलैंड परिवार के पागल कुत्ते भौंकना शुरू कर चुके हैं। अब उन्हें दिखाने का समय है कि जब शेर मैदान में उतरते हैं तो क्या होता है। इसी बीच लियू हवेली के गुप्त कक्षों में धुआं और हंसी फैली हुई थी। ड्यूक लियू और ड्यूक हारलैंड अपने बच्चों के साथ बैठे अपनी महान योजना का जश्न मना रहे थे। योजना परफेक्ट है, लियू ने महंगी वाइन का गिलास घुमाते हुए कहा। 10 डाकू दल, हर एक में 1000 लोग। वो सिर्फ चोर नहीं हैं, वो हमारे विशिष्ट सैनिक हैं, भेष बदलकर। साथ में पड़ोसी साम्राज्य के भाड़े के सैनिक।
जब राजा का ध्यान सीमाओं पर रहेगा, हम धीरे धीरे केंद्र को अंदर से सड़ा देंगे। लिहाओ हंसा। उसकी आंखें नफरत से चमक रही थीं। उसने मेरा अपमान किया। उसने हेलेना को सबके सामने नीचा दिखाया। मुझे उसका खून चाहिए। मैं उसे दया की भीख मांगते देखना चाहता हूं, उससे पहले कि मैं उसका सिर काटूं। धैर्य रखो बेटे, ड्यूक लियू ने अंधेरी मुस्कान के साथ कहा। जब तक उत्तरी सीमा को एहसास होगा कि हमने उनकी आपूर्ति रेखाएं काट दी हैं, तब तक हम केंद्रीय कमान पर कब्जा कर चुके होंगे। राजा अपने ही महल में कैदी बन जाएगा। कुछ दिनों बाद चारों भाई राजधानी पहुंचे। उत्तर की कठोर हवाओं से तपे हुए 4 विशाल पुरुष सिंहासन कक्ष के बीचों बीच खड़े थे। उन्होंने अपनी बहन, अपनी रानी की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। मेरे राजा, उन्होंने एक साथ घुटनों पर बैठते हुए कहा। आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने उनके सामने खड़े होकर कहा। तुम्हारे पिता के नियंत्रण में उत्तरी सीमा सुरक्षित है, लेकिन सड़न अब हमारी अपनी दीवारों के भीतर शुरू हो चुकी है। डाकुओं के नाम पर विद्रोह बढ़ रहा है। मुझे ऐसे आदमी चाहिए जिन्हें दया शब्द का मतलब ना पता हो। जैसा आदेश, सबसे बड़े भाई ने दहाड़ते हुए कहा। हम अपने पीछे खून की नदियां छोड़ देंगे। कोई डाकू हमारी तलवारों से नहीं बचेगा। रुको, मैंने हाथ उठाते हुए कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें बहुत जल्दी मार दो। उनके रास्ते रोको, उनके अपराध रोक दो, लेकिन उन्हें यह महसूस होने दो कि वो जीत रहे हैं। भाई एक दूसरे की तरफ उलझन से देखने लगे। क्यों महाराज? क्योंकि, मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं चाहता हूं कि लियू और हार्लैंड परिवार घमंडी हो जाए। मैं चाहता हूं कि वो अपनी पूरी सेना को एक आखिरी चाल के लिए केंद्र में ले आए। मैं उन्हें एक एक करके नहीं मारना चाहता। मैं उनकी पूरी रक्तरेखा को एक ही बार में खत्म करना चाहता हूं। तीनों बड़े भाइयों ने सिर झुका दिया। उनकी आंखें खून की प्यास से चमक रही थीं, जबकि वो अपने आदेश पूरे करने निकल गए। सिर्फ सबसे छोटा भाई रोलिंस वहीं रुका रहा। वो 18 साल का था। बाकी भाइयों से छोटा और पतला, लेकिन उसकी आंखें बेहद तेज और चौकन्नी थीं। रोलिंस, मैंने कहा। सिर उठाओ। उसने मेरी तरफ देखा। उसके पास योद्धा जैसी ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें भेड़िए जैसी थीं। महाराज, मैं सिर्फ उत्तर को जानता हूं। मेरे पास डाकुओं से लड़ने की शक्ति नहीं है। मैं तुम्हें यहां लड़ने के लिए नहीं लाया, मैंने कहा। मैंने ताली बजाई। अंधेरों से 3 बुजुर्ग आदमी बाहर आए। वो पिछले राजा के प्रसिद्ध सैन्य सलाहकार थे। बीच वाला आदमी थकी हुई आंखों से मुझे देख रहा था। महाराज, क्या आप आखिरकार मुझे सेवानिवृत्त करना चाहते हैं? हाँ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। 3 साल तक मेरी मूर्खता ने हमें युद्ध हरवाए। मैंने आपकी रणनीतियों को अनदेखा किया। मैंने उन योजनाओं को फेंक दिया जो हमारे सैनिकों को बचा सकती थीं। मुझे पता है हमने इसकी क्या कीमत चुकाई। बूढ़ा सलाहकार पीछे हट गया। मेरी ईमानदारी ने उसे स्तब्ध कर दिया था। लेकिन मेरी मूर्खता का युग अब खत्म हो चुका है, मैंने आगे कहा। मुझे वो आदमी मिल गया है जो आपकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। ये है रोलिंस, उत्तरी युद्ध देवता का बेटा। मैं चाहता हूं कि आप जो कुछ जानते हैं, हर युद्ध रणनीति, हर कानून, हर रहस्य, सब कुछ इसे सिखाए। यही इस साम्राज्य की भविष्य की रक्षा बनेगा। रोलिंस ने बूढ़े गुरुओं की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। पहली बार मैंने उसकी आंखों में सच्ची महत्वाकांक्षा की चमक देखी। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी से मिल चुकी थी। और उसी पल मुझे एहसास हो गया, ड्यूक अपने चुराए हुए सोने की गिनती में व्यस्त थे, जबकि मैं वो सेना बना रहा था जो उन्हें जमीन में दफनाने वाली थी। एक राजा जिसके पास सारी शक्ति होती है, वो हमेशा निशाना बनता है। लेकिन एक राजा जो शक्ति बांटता है, वो भगवान बन जाता है। मैंने उन बूढ़े लोगों की तरफ देखा जिन्होंने पूरी जिंदगी मुझ पर शक किया था, और मैंने उन्हें वही दिया जिसकी वो हमेशा से मांग करते आए थे। कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि एक बार वो मेरे हो गए तो गद्दारों के पास छुपने की कोई जगह नहीं बचेगी। मैं उन बूढ़े सलाहकारों को देख रहा था। उनकी आंखें फैली हुई थीं, उनकी सांसें अटक चुकी थीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहे हैं। 3 साल तक मैं एक कठपुतली रहा था, एक मूर्ख जो उनके सामने झूठ बोलता रहा। लेकिन आज नकाब उतर चुका था। मुझे पता है मैंने गलतियां की हैं, मैंने कहा। मेरी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। आप मेरे बुजुर्ग हैं। आप मेरे पूर्वजों की बुद्धि अपने भीतर रखते हैं। आज से मैं एक तानाशाह की तरह शासन नहीं करूंगा। मैं बुजुर्ग परिषद की स्थापना कर रहा हूं। तीनों सलाहकार एक कदम पीछे हट गए। वो स्तब्ध थे। मेरे हर बड़े फैसले को अब आपके सामने लाया जाएगा, मैंने आगे कहा। अगर परिषद के 50% सदस्य सहमत होंगे तभी कानून लागू होगा। लेकिन साल में एक बार आपको अधिकार होगा कि आप मेरे किसी भी एक आदेश को रोक सकें। अगर मैं कभी रास्ता भटक जाऊं तो मुझे रोकने का अधिकार मैं आपको दे रहा हूं। खामोशी इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। यही वो नियम था जिसे लागू करने के लिए उन्होंने पिछले राजा से दशकों तक विनती की थी, और उसने हर बार मना कर दिया था।
लेकिन आज मैं वही शक्ति उन्हें चांदी की थाली में रखकर दे रहा था। मैंने उनकी आंखों में समझ की चमक देखी। अब वो किसी कठपुतली को नहीं देख रहे थे, वो एक दूरदर्शी राजा को देख रहे थे। हम अपनी जान देकर नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करेंगे महाराज। वो चिल्लाए और इतने झुके कि उनके माथे फर्श से टकरा गए। राज्य फिर से उठ खड़ा होगा। मैंने रोलिंस की तरफ देखा, एलिजाबेथ के सबसे छोटे भाई की तरफ। रोलिंस, मैंने तुम्हें इस साम्राज्य के सबसे महान शिक्षक दिए हैं। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इस साम्राज्य की भविष्य की रणनीति अब तुम्हारे हाथों में है। रोलिंस ने एलिजाबेथ की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। उसने एक शब्द नहीं कहा। वो बस घुटनों पर बैठ गया और गहरा पारंपरिक प्रणाम किया। गुरु, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके रास्ते पर चलूंगा। अच्छा, अब तुम सब निकल जाओ, मुझे काम करना है। मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा। वो चल नहीं रहे थे, जैसे हवा में तैर रहे हों। पहली बार उन्हें लगा कि वो ऐसे राजा की सेवा कर रहे हैं जिसके लिए मरना भी सम्मान की बात होगी। बाद में हमारे निजी कक्ष में एलिजाबेथ ने चिंता भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। पति, क्या आपको डर नहीं लगता? आप लगभग पूरी सैन्य और रणनीतिक शक्ति मेरे परिवार को दे रहे हैं। अगर हम विद्रोह कर दें तो? मैं हंसा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जिन्होंने बहुत ज्यादा खून देखा था। एलिजाबेथ, मैंने उत्तरी सीमा का इतिहास पढ़ा है। 30 साल तक तुम्हारा परिवार भूख और जमती हुई सर्दियों से लड़ता रहा। तुमने दुश्मनों से युद्ध किया जबकि राजधानी ने तुम्हें अनदेखा कर दिया। तुम्हें जिंदा रहने के लिए दुश्मनों की लाशों से खाना तक चुराना पड़ा, लेकिन फिर भी तुमने कभी साम्राज्य से मुंह नहीं मोड़ा। मैंने उसके चेहरे से बालों की एक लट हटाई। तुम मेरी एकमात्र रानी हो। हमारे बच्चे इस सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे। तुम अपने ही खून के खिलाफ विद्रोह क्यों करोगी? और फिर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने अपने पास कुछ पत्ते छुपाकर नहीं रखे? वो हंस पड़ी। उसके कंधों से तनाव उतर गया। आपके पास जरूरत से ज्यादा दिमाग है, ये पता है आपको? मजबूरी है, मैंने फुसफुसाया। मैं एक तलवार दानव के बगल में सोता हूं। मुझे उसके बराबर बने रहना पड़ता है। अगले 2 महीने गुप्त गतिविधियों में बीत गए। मेरे जासूस हर जगह थे। मुझे ठीक ठीक पता था कि कब 10 डाकू दल एक साथ मिलकर एक बड़ी सेना बने। मुझे यह भी पता था कि उन्हें पैसा कौन दे रहा है। और फिर बड़ी खबर आई। महाराज, एक छाया रक्षक ने कमरे के कोने से फुसफुसाया। ड्यूक लियू राजधानी छोड़ चुका है। वो लियोनोर साम्राज्य की तरफ जा रहा है, हमारे शपथ लिए दुश्मन की तरफ। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया। मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। तो आखिरकार वो टूट ही गया। वो लियोनोर जा रहा है ताकि हमारे रहस्य बेच सके और उत्तर में युद्ध भड़का सके, जिससे वो केंद्र पर कब्जा कर सके। मैंने मेज पर उंगलियां थपथपाईं। उसे जाने दो, लेकिन रास्ते में हिम दानव को उससे मिलने भेजो। रात पूरी तरह काली थी। ड्यूक लियू की घोड़ा गाड़ी जंगल के रास्ते से तेजी से गुजर रही थी। उसके साथ उसके 300 सबसे वफादार सैनिक थे। तेज चलाओ, ड्यूक ने अपने सारथी पर फुफकारते हुए कहा। जैसे ही हम लियोनोर की सीमा पार करेंगे, राजा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं इस साम्राज्य को घुटनों पर ला दूंगा। अचानक गाड़ी झटके से रुक गई। क्या हुआ? डाकू हैं? ड्यूक चिल्लाया और तलवार पकड़कर बाहर निकला। उसे उम्मीद थी कि बाहर कुछ आम चोर होंगे, लेकिन बाहर सिर्फ खामोशी थी। उसके 300 सैनिक गायब थे। मरे नहीं थे, बस धुंध में खो गए थे। एक आकृति पेड़ के पीछे से बाहर आई। लंबा कद, सफेद फर वाले वस्त्र जो चांदनी में घुल रहे थे। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी चमक रही थीं। ड्यूक लियू, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज टूटती हुई बर्फ जैसी थी। या कहूं, पूर्व ड्यूक। ड्यूक की सांस अटक गई। हिम दानव, एलिजाबेथ का सबसे बड़ा भाई। तो तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? हम 2 महीने से तुम्हारे वफादार कुत्तों का पीछा कर रहे हैं, लियू, हिम दानव ने विशाल दांतेदार तलवार निकालते हुए कहा। राजा को उसी पल पता चल गया था जब तुमने गद्दारी करने का फैसला किया। आज मैं इस धरती की गंदगी साफ करूंगा। सपने देखो। लियू गरजा। रक्षक, मेरे पास आओ। उसने 3 बार पुकारा, 4 बार, लेकिन कोई नहीं आया। क्या तुम अपने कुत्तों का इंतजार कर रहे हो? हिम दानव ने मजाक उड़ाया। शायद तुम भूल गए हो मैं कौन हूं। तुम अमीर पैदा हुए इसलिए ड्यूक बने। मैं 100 युद्धों से बचकर दानव बना हूं। तुम्हारे आदमी शोर करते थे, मैं खामोश चलता हूं। हिम दानव हरकत में आया। वो दौड़ा नहीं, धुंधला हो गया। छनाक, दोनों तलवारें टकराईं, लेकिन ताकत का अंतर आसमान और जमीन जैसा था। हिम दानव ने अपने पैर से ड्यूक लियू के पेट में भयानक लात मारी और उसे मिट्टी में जा पटका। लियू ने खून उगला। उसकी आंखें डर से फैल चुकी थीं। मुझे राजा से बात करनी है। ये गलती है। हम गद्दारों से बात नहीं करते, हिम दानव फुफकारा। हम उन्हें खत्म करते हैं। चांदनी में उसकी तलवार चमकी।
उसने इतनी ताकत से वार किया कि ड्यूक लियू की तलवार, जो इस्पात की उत्कृष्ट कृति मानी जाती थी, हजारों टुकड़ों में टूट गई। वो सिर्फ तलवार नहीं टूटी थी, उसके साथ ड्यूक का घमंड, उसकी विरासत और उसकी जिंदगी भी टूट गई थी। इससे पहले कि लियू चीख पाता, तलवार हवा में घूमी। एक साफ वार। ड्यूक का सिर उसके शरीर को मौत का एहसास होने से पहले ही जंगल की जमीन पर गिर चुका था। कुछ दिन बाद भी ये खबर लियू परिवार की हवेली तक नहीं पहुंची थी। उन्हें अब भी लगता था कि ड्यूक सुरक्षित रूप से लियोनोर पहुंच चुका है और युद्ध की तैयारी कर रहा है। एक गुप्त झोपड़ी के अंदर हेलेना और लिहाओ जश्न मना रहे थे। वो वाइन पी रहे थे और आने वाले विद्रोह के सपने पर हंस रहे थे। राजा कितना व्यस्त है, हेलेना हंसी। उसे लगता है वो अपने महल में सुरक्षित है। उसे नहीं पता कि हमारे पास 1 लाख डाकू और भाड़े के सैनिक हैं जो केंद्र को जला देंगे। उसे उसके आखिरी कुछ दिन जी लेने दो, लिहाओ ने व्यंग्य से कहा। जल्द ही लियोनोर साम्राज्य उत्तर पर हमला करेगा, एलिजाबेथ अपने पिता के पास भागेगी और हम सीधे सिंहासन कक्ष में जाकर वो सब ले लेंगे जो हमारा है। हमारे पास नए हथियार भी हैं। उसे समझ तक नहीं आएगा कि क्या हुआ। वो दोनों वहां बैठे अपनी कल्पनाओं में खोए हुए थे। उन्हें ये अंदाजा तक नहीं था कि उनके पिता का कटा हुआ सिर इस वक्त मेरे अध्ययन कक्ष में एक डिब्बे के अंदर रखा हुआ है। हेलेना और लिहाओ अपनी जीत के नाम पर जाम उठा रहे थे, बिना ये जाने कि वो वाइन उनकी जिंदगी की आखिरी मीठी चीज थी। मंच तैयार हो चुका था। गद्दार इकट्ठा हो चुके थे और अब पर्दा गिराने के लिए मैं तैयार था। कहते हैं पैसा एक क्रांति खरीद सकता है। मैं देखना चाहता था कि ये बात सच है या नहीं। इसलिए मैंने अपने दुश्मनों को उनका हर एक सोने का सिक्का खर्च करने दिया, ताकि वो मेरी ही भंडारशालाओं से रोटी खरीद सकें। उन्हें लगता है कि वो मेरी प्रजा को भूखा मार रहे हैं। उन्हें ये एहसास नहीं कि वो बस अपने ही अंतिम संस्कार का खर्च उठा रहे हैं। मैं अपनी बालकनी के अंधेरे से सब कुछ देख रहा था। महल के पहिए बिल्कुल उसी तरह घूम रहे थे जैसे मैंने योजना बनाई थी। ड्यूक लियू मर चुका था और उसका सिर एक डिब्बे में बंद करके मैंने पूरे कुलीन समाज को डर से भरे भौरों के छत्ते में बदल दिया था। सामंतों की आकाशगंगा हिल चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि उसे किसने मारा, लेकिन उन्हें इतना समझ आ गया था कि अब पुराना संतुलन टूट चुका है। दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के छोटे छोटे सामंत अपने बिलों से बाहर निकलने लगे थे। वो विद्रोह की बातें कर रहे थे। वो मुझे सिंहासन से हटाना चाहते थे। उन्हें ऐसा राजा चाहिए था जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचा सकें। मूर्ख, मैंने अपने वाइन के गिलास को घुमाते हुए फुसफुसाया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं? मुझे ठीक ठीक पता था कि उनके द्वारा किराए पर रखे गए 1 लाख डाकू कहाँ छिपे हैं। मुझे पता था वो क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं और किस दिशा में हमला करेंगे। मैंने लियू परिवार को एक शीशे के नीचे रखे कीड़े की तरह देख रखा था। अब समय आ गया था। तीसरी योजना शुरू करो, मैंने आदेश दिया। तुरंत मेरे एजेंट हरकत में आ गए। एक नकली पत्र, जिस पर लियोनोर सम्राट की मुहर की हूबहू नकल थी, हारलैंड और लियू परिवार की हवेलियों में पहुंचा दिया गया। यही वो पुष्टि थी जिसका उन्हें इंतजार था। लियोनोर साम्राज्य तैयार है। हम साथ में हमला करेंगे। लिहाओ खुशी से चीख पड़ा जब उसने वो पत्र पढ़ा। वो अपनी पत्नी के पास भागा। उसका चेहरा लालच। भेड़िया अपनी ताकत दिखाने के लिए भौंकता नहीं। वो इंतजार करता है। वो तब तक इंतजार करता है जब तक भेड़ों को ये ना लगने लगे कि वो जीत चुकी हैं। जब तक वो घास की खुशबू महसूस करने जितनी करीब ना आ जाए। और फिर वो दिखावा करना बंद कर देता है। मैं 2 लाख सैनिकों को अपने द्वार की तरफ बढ़ते हुए देख रहा था। वो मेरी कमजोरी पर हंस रहे थे। उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो पहले से अपनी ही कब्र पर खड़े हैं। दिन एक दूसरे में घुलते जा रहे थे, जबकि राजधानी का तनाव टूटने की सीमा तक पहुंच चुका था। कुलीन वर्ग पागल हो चुका था। मेरे जासूस लगातार खबरें ला रहे थे कि सामंत मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। राजा को देखो, वो फुसफुसाते। डाकुओं को पकड़ने के लिए शाही रक्षकों का इस्तेमाल कर रहा है। ये तो ऐसे है जैसे ड्रैगन की तलवार से सुई मारने की कोशिश करना। उन्हें लग रहा था कि मैं घबरा चुका हूं। उन्हें लग रहा था कि मेरा नियंत्रण खत्म हो रहा है। लेकिन मैं सब देख रहा था। मैं संदेशवाहकों को छोटे सामंतों, काउंटों और मजिस्ट्रेटों के पास जाते हुए देख रहा था। मैंने उन्हें ड्यूक लियू का निमंत्रण स्वीकार करते हुए देखा। मैंने उन्हें अपनी तलवारें तेज करते हुए देखा, उस दुनिया का सपना देखते हुए जहां मैं मर चुका हूं और वो इस साम्राज्य के नए मालिक हैं। मैंने उन्हें रोका नहीं। मैंने हर नाम का विश्लेषण किया, हर चेहरे का। अगर उन्होंने विद्रोह में शामिल होने का फैसला किया था, तो वो खुद अपनी मौत के आदेश पर हस्ताक्षर कर रहे थे। मैं सिर्फ उन्हें हराने की योजना नहीं बना रहा था। मैं उनकी जगह पूरी तरह नई व्यवस्था खड़ी करने वाला था। इसी बीच हेलेना, वो घिनौनी लड़की, कुलीन परिवारों की बेटियों के लिए दावतें दे रही थी। वो महंगी चाय पीते हुए हंस रही थीं, इस बात की योजना बनाते हुए कि वो इस साम्राज्य को कैसे निगलेंगी और लियोनोर के साथ मिला देंगी। राजा एक असफल इंसान है, हेलेना झर भरी आवाज में कहती। जैसे ही हम महल पर कब्जा करेंगे, हम उसका नाम इतिहास से मिटा देंगे। इस धरती पर सिर्फ लियो और हारलैंड परिवारों का राज होगा।
युद्ध कक्ष में मेरे सलाहकार बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। महाराज, हम अभी भी इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो अपनी सेना इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ कीजिए। मैं बस मुस्कुराया। उन्हें आने दो। इस राज्य का हर चूहा एक जगह इकट्ठा होने दो। जब 100 सिर एक ही कमरे में हो तो उन्हें काटना बहुत आसान हो जाता है। आखिरकार वो दिन आ गया। मैंने अपने वफादार जासूसों के जरिए जानकारी लीक होने दी। मैंने उन्हें बताया कि शाही रक्षकों की संख्या घटकर सिर्फ 500 रह गई है। बाकी सब सीमाओं पर भेज दिए गए हैं भूतों से लड़ने के लिए। लिहाओ और हेलेना ने एक पल भी नहीं गवाया। उन्होंने हमला करने का आदेश दे दिया। पूरे शहर में आग लग गई। चीखें हवा में भर गईं। विद्रोह शुरू हो चुका था। मैं केंद्रीय कमान में बैठा था, अपने किले के दिल में। मेरे चारों ओर मेरे सेनापति खड़े थे। श्वेत दानव, हिंद दानव और रोलिंस। रोलिंस अब पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं दिख रहा था। वो सीधा खड़ा था। उसकी आंखों में नए नेता की आग जल रही थी। उसने एलिजाबेथ की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। 2 लाख सैनिक द्वार पर पहुंच चुके हैं, महाराज, रोलिंस ने कहा। उन्हें लगता है महल खाली है। उन्हें लगता है कि वो पहले ही जीत चुके हैं। अच्छा, मैंने कब्र जैसी ठंडी आवाज में कहा। उन्हें लगता है उन्होंने हमें घेर लिया है, जबकि असल में फंसे हुए वो खुद हैं। जिन शाही रक्षकों को मैंने भेज दिया था वो इस वक्त उनके पीछे घेरा बंद कर रहे हैं। मैंने हिंद दानव की तरफ देखा। क्या उनके लिए आने वाली सहायता पहुंच रही है? हिंद दानव अंधेरी हंसी हंसा। सहायता? जिन डाकुओं पर वो भरोसा कर रहे थे वो हफ्तों पहले मर चुके हैं, महाराज। उनकी लाशों पर उगी घास अब 1 मीटर ऊंची हो चुकी है। मेरे चेहरे पर हत्यारी मुस्कान फैल गई। लिहाओ और हेलेना के हाथ काट दो। उन्हें मेरे पास जिंदा लाओ। मैं उनकी जान अपनी तलवार से लेना चाहता हूं। मैंने एलिजाबेथ का हाथ पकड़ा और उसे युद्धभूमि के ऊपर बने सबसे ऊंचे टॉवर तक ले गया। नीचे 2 लाख सैनिकों का समंदर फैला हुआ था जहां तक नजर जाती थी। सबसे आगे लिहाओ अपने घोड़े पर बैठा था। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। तू निकम्मा मूर्ख, वो चिल्लाया। आज मैं तुझे मारकर इस भूमि को तेरे पापों से मुक्त करूंगा। आज एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। उसके बगल में हेलेना खड़ी थी। उसने योद्धा का कवच पहन रखा था, लेकिन वो उसकी आत्मा पर फिट नहीं बैठता था। उसने एलिजाबेथ को घूरा। तू तू घिनौनी लड़की, हेलेना चीखी। तेरे जैसी कोई रानी कैसे बन सकती है? एक कमजोर राजा और बदसूरत रानी। तुम दोनों की मेरे सामने क्या कीमत है? आज मैं तुझे घुटनों पर रेंगने पर मजबूर कर दूंगी। मैं तुझे मारूंगी नहीं, एलिजाबेथ। मैं तेरा शरीर अपने शिकारी कुत्तों को दे दूंगी। पूरी जिंदगी तू उनका खिलौना बनी रहेगी। एलिजाबेथ का शरीर क्रोध से कांप उठा। उसने अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उसके पेट की तरफ देखा। वहां एक नई जिंदगी की हल्की धड़कन थी। नहीं एलिजाबेथ, मैंने फुसफुसाकर कहा। तुम गर्भवती हो। तुम ये नहीं कर सकती। उसने अपना हाथ पेट पर रखा। उसकी आंखें एक पल के लिए नरम हुईं, लेकिन अगले ही पल फिर पत्थर जैसी कठोर हो गईं। मैं उन्हें मरते देखना चाहती हूं, पति। जब ये बच्चा जन्म लेगा मैं खुद उसका गला फाड़ना चाहती हूं। मुझे पता है, मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा। मैं उन्हें थोड़ी देर और खेलते देखना चाहता था। मैं उनकी तड़प देखना चाहता था। लेकिन मैं अपने बच्चे की जिंदगी को खतरे में नहीं डालूंगा। वो अभी मरेंगे। मैंने अपना हाथ उठाया। विद्रोहियों ने वो इशारा देखा और हंसने लगे। वो चिल्लाते हुए द्वारों की तरफ दौड़ पड़े। स्टील और चीखों की लहर। फिर मैंने अपना हाथ नीचे गिरा दिया। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, जैसे हजारों तूफान एक साथ टूट पड़े हों। ट्विप 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 ट्विप। सैनिक रुक गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। कुछ पल पहले तक जो आसमान चमकदार सफेद था वो अचानक काला पड़ गया। पूरी तरह अंधेरा। वो बादल नहीं थे, ना ही ग्रहण। वो तीर थे। लाखों तीर, हर दिशा से छोड़े। महल के द्वार पूरी तरह खुले खड़े थे, जैसे किसी भूखे दानव का मुंह। मैं उन्हें अंदर भागते हुए देख रहा था। अपनी ही लालच और भीड़ के शोर में अंधे हो चुके थे वो। उन्हें लग रहा था कि वो एक शहर जीतने जा रहे हैं। उन्हें यह एहसास नहीं था कि वो उन नुकीले गड्ढों में कूद रहे हैं जिन्हें तेज करने में मैंने महीनों लगाए थे। मैं टॉवर से नीचे देख रहा था। विशाल भीड़ तूफान की तरह महल की तरफ दौड़ रही थी। उनके चेहरों पर खून की प्यास थी। आओ, मैंने हवा में खोती आवाज में फुसफुसाया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जीत के नशे में वो इतने डूब चुके थे कि उन्हें अपने पैरों के नीचे की जमीन तक दिखाई नहीं दी। चर्राक। छिपे हुए गड्ढे अचानक खुल गए। नीचे विशाल लोहे के नुकीले कांटे इंतजार कर रहे थे। धड़ाम। सबसे आगे की पंक्ति गायब हो गई। लोग चीख उठे जब लोहे के कांटे उनके शरीरों के आर पार हो गए। लेकिन पीछे से आते 2 लाख सैनिकों की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बाकी लोग धक्का खाकर आगे गिरते चले गए।
कुछ ही सेकंड में वो गड्ढे सामूहिक कब्रों में बदल गए। वो इतने अंधे हो चुके थे कि आगे बढ़ने के लिए अपने ही साथियों की लाशों पर पैर रख रहे थे। जनरल लू, यानी लिहाओ, सबसे आगे हमला कर रहा था। उसके चेहरे पर डर और गुस्से का विकृत मिश्रण था। अंदर घुसो, दीवारों के अंदर पहुंच जाओ। जैसे ही हम आंतरिक प्रांगण पर कब्जा कर लेंगे, हम सुरक्षित हो जाएंगे। वो एक विशाल लकड़ी का मेढ़ा लेकर आए और उसे मुख्य द्वारों पर दे मारा। धड़ाम! दरवाजे सिर्फ खुले नहीं, सूखी टहनियों की तरह टूटकर बिखर गए। एक पल के लिए लिहाओ रुका। शाही द्वार इतने कमजोर क्यों थे? लेकिन अब वो इतना आगे आ चुका था कि सोच नहीं सकता था। वो अपने विशिष्ट भाड़े के सैनिकों के साथ प्रांगण में घुसा, लेकिन उसकी हंसी गले में ही मर गई। वहां चौक के बीचों बीच भारी घुड़सवार सेना की विशाल पंक्ति खड़ी थी। उनका कवच आधी रात जैसा काला था और सबसे आगे सफेद चमकते इस्पात में एक आदमी खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपना मुखावरण उठाया। हिंद दानव, एक भाड़े के सैनिक ने कांपती आवाज में कहा। उत्तरी सीमा की विशिष्ट घुड़सवार सेना यहां क्या कर रही है? जनरल लू, एक छोटे सामंत ने चीख कर कहा। तुमने कहा था उत्तर युद्ध में व्यस्त है। वो यहां कैसे हैं? लिहाओ झूठ बोलने के लिए मुंह भी नहीं खोल पाया था कि हवा चीख उठी। शूक! एक तीर हवा चीरता हुआ आया और उस सामंत के गले को भेदते हुए उसे पीछे पत्थर की दीवार से टांग गया। हमला! हिंद दानव गरजा। भारी घुड़सवार सेना टूट पड़ी। ये महल के साधारण रक्षक नहीं थे। ये उत्तर के युद्धों में तपे हुए राक्षस थे। उनके घोड़े मोटी लोहे की प्लेटों से ढके हुए थे। तलवारें बस उनकी कवच से टकराकर चिंगारियां पैदा कर रही थीं। वो कुचलती हुई लोहे की दीवार की तरह आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में आने वाले हर इंसान को रौंदते हुए। ये जाल है! लिहाओ चीखा। उसकी आत्मा को आखिरकार सच समझ आ गया था। पीछे हटो, हमें निकलना होगा। पीछे हटो। लेकिन जैसे ही वो भागने के लिए मुड़े, उन्होंने देखा कि द्वार बंद हो चुके हैं। 500 शाही रक्षक, वही जिन्हें मैंने भेज दिया था, वहां खड़े थे। उनकी तलवारें चमक रही थीं। लिहाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। कांपते हाथों से उसने संकेत देने वाली लाल मशाल आसमान में छोड़ी। धड़ाम! लाल रोशनी ने पूरे प्रांगण को खून जैसे रंग में डुबो दिया। एक पल के लिए लिहाओ का आत्मविश्वास वापस लौट आया। तुझे लगता है तू जीत गया, राजा आर्थर? वो चिल्लाया। तू डाकुओं को भूल गया। मेरी 1 लाख की सेना आ रही है। क्या तुम्हें घोड़ों की आवाज सुनाई नहीं दे रही? वो 2 मिनट में यहां होंगे। मैंने अपना हाथ उठाया और अपने सैनिकों को रुकने का संकेत दिया। 2 मिनट बीत गए। खामोशी इतनी भारी थी कि सांसें सुनाई दे रही थीं। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। मैंने टॉवर से नीचे देखा और हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। कहाँ हैं तुम्हारे घोड़े, लू? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या तुम्हारी सेना रास्ता भटक गई? लिहाओ ने अपने सैनिकों की तरफ देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो कहाँ हैं? कहाँ हैं वो? तुम उन डाकुओं की बात कर रहे हो जो गांव जला रहे थे? मैंने ऊंची आवाज में कहा जो पूरे प्रांगण में गूंज उठी। तुम्हें जो भी पत्र मिले, आग और विद्रोह की जो भी खबरें मिली, सब झूठ था। वो पत्र मेरे लोगों ने लिखे थे। तुम्हारे वो डाकू हफ्तों पहले मर चुके हैं। उनकी लाशों पर उगी घास अब 1 मीटर ऊंची हो चुकी है। लिहाओ घुटनों पर गिर पड़ा। नहीं, नहीं, ये असंभव है। लियोनोर साम्राज्य, मेरे पिता उनके साथ हैं। वो उत्तर पर हमला करेंगे। तुम्हारे पिता? मैंने व्यंग्य से कहा। जिस आदमी को तुमने महीनों से देखा तक नहीं। मैंने ड्यूक लियू को 3 महीने पहले मार दिया था, बेवकूफ। तुम इतने समय से एक भूत के आदेश मान रहे थे। अपने पति के बगल में खड़ी हेलेना ने कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर उसने ऐसा किया जिससे मुझे घिन आ गई। उसने अपनी तलवार फेंक दी और घुटनों पर गिर पड़ी। राजा आर्थर, कृपया, मैं कुछ भी करूंगी। मैं आपकी दासी बन जाऊंगी, आपकी रखैल बन जाऊंगी। मैं अब भी पवित्र हूं। मैंने इस निकम्मे के साथ अपनी सुहागरात तक नहीं बिताई। बस मुझे जीने दीजिए। पवित्र? मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। मुझे वो 2 बच्चे याद आए जो उसने लिहाओ से पैदा किए थे, जबकि मैं अब भी उसका पति था। उसके झूठ, उसकी गद्दारी। पवित्र? मैंने फुसफुसाया। तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूं? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम असल में कौन हो? मैंने हिंद दानव और रोलिंस की तरफ देखा। इसे खत्म करो, अभी। उसके बाद जो हुआ वो कत्लेआम था। विद्रोह में शामिल छोटे सामंत दया की भीख मांगने लगे। कृपया महाराज, हमें मजबूर किया गया था। हमारे परिवारों को मत मारिए। तुम्हारे परिवार जिंदा रहेंगे, मैंने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन तुम्हारी उपाधियां खत्म, तुम्हारी दौलत खत्म। आज से हर वो कुलीन जिसने मेरे खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत की, वो गुलाम है।
तुम अपनी बाकी जिंदगी उन गांवों को दोबारा बनाने में बिताओगे जिन्हें तुमने जलाने की कोशिश की थी। मैं हिम दानव की तलवार को ऊपर उठते हुए देखता रहा। मैं लिहाओ और हेलेना के चेहरों पर वो एहसास देखता रहा जब उन्हें समझ आया कि उनकी जीत असल में एक खूनी फांसी थी। पूरा प्रांगण गद्दारों के खून से भर चुका था। हेलेना ने टॉवर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उस जिंदगी की भीख मांगते हुए जिसकी वो हकदार नहीं थी। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सिंहासन की तरफ मुड़ गया, ये जानते हुए कि आखिरकार सड़न खत्म हो चुकी है और राजा आर्थर का असली शासन अब शुरू होने वाला था। कहते हैं बदला ठंडा परोसा जाए तो सबसे अच्छा होता है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं चाहता था मेरा बदला गर्म हो, चीखता हुआ हो और मेरी आंखों में देखते हुए टूटे। मैं चाहता था जिन लोगों ने मेरी पिछली जिंदगी बर्बाद की थी वो ये समझें कि इस जिंदगी में उनके पास कभी कोई मौका था ही नहीं। महल के लोहे के विशाल द्वार कराहते हुए खुले जब मैं उनके बीच से गुजरा। एलिजाबेथ मेरे साथ चल रही थी। हवा में अब भी खून और जलती धातु की गंध भारी थी, लेकिन चीखें खत्म हो चुकी थीं। विद्रोह समाप्त हो चुका था। हमारे पीछे दो टूटी हुई आकृतियों को पत्थर की फर्श पर घसीटा जा रहा था। उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे, सूजे हुए, खून से लथपथ और उनकी असफल क्रांति की धूल से ढके हुए। परछाइयां फिर से हिलने लगी थीं, पहले से भी गहरी और अंधेरी। लेकिन जब मैंने अपने परिवार की तरफ देखा, मुझे एक बात पूरी तरह साफ समझ आ गई। इस बार मैं सिर्फ सिंहासन के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं उनके लिए लड़ रहा था। जनरल लू और हेलेना, कभी साम्राज्य का सबसे घमंडी जोड़ा, और अब सिर्फ मांस के दो टूटे हुए टुकड़े। हेलेना ने ऊपर मेरी तरफ देखा। टूटे हुए दांतों के बीच से उसकी कांपती आवाज निकली, आर्थर, आर्थर कृपया मेरी तरफ देखो, मुझे बचा लो। मैं कुछ भी करूंगी, आपकी दासी बन जाऊंगी, आपकी रखैल बन जाऊंगी, बस मुझे मत मारो। मैं रुक गया। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा, गुस्से से नहीं बल्कि शुद्ध घृणा से। तुम्हारी तरफ देखूं? हेलेना, पहले खुद को देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसे चेहरे को मेरे महल में जगह मिलनी चाहिए? मैंने एक रक्षक को इशारा किया। उसने उसके सामने चमकता हुआ चांदी का दर्पण उठा दिया। हेलेना ने खुद को देखा। दर्पण में जो औरत थी वो एक राक्षस थी। उसके बाल खून और गंदगी से चिपके हुए थे, उसकी त्वचा फटी हुई थी, उसकी सुंदरता हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। नहीं, नहीं, ये मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चीखने लगी। आंसू उसके गालों पर जमे खून के बीच रास्ता बनाते हुए बहने लगे। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आर्थर कृपया। मैं एलिजाबेथ की तरफ मुड़ा। एलिजाबेथ, इस औरत ने महीनों तक तुम्हारा नाम जहर की तरह फैलाया। इसने पूरी दुनिया को बताया कि तुम एक दानव हो। इसने तुम्हें बदसूरत, विकृत और बेकार कहा। क्या अब समय नहीं आ गया कि तुम इसे सच दिखाओ? हेलेना और लू दोनों जम गए। उनकी आंखें फैल गईं जब एलिजाबेथ ने धीरे धीरे अपने चेहरे पर पहना हुआ मुखौटा छूना शुरू किया। रेशमी मुखौटा नीचे गिर गया। खामोशी, पूरी तरह घुटन भरी खामोशी। एलिजाबेथ का चेहरा ऐसा था जैसे तूफान के बीच अचानक चांद निकल आए। उसकी त्वचा बिल्कुल निर्दोष थी, उसकी आंखों में समुद्र जैसी गहराई थी। उसकी सुंदरता इतनी प्रचंड थी कि कमरे की हवा तक भारी लगने लगी। हेलेना का मुंह खुला रह गया। उसने एलिजाबेथ को देखा, फिर दर्पण को, फिर दोबारा एलिजाबेथ को। उसकी आंखों में पागलपन और बढ़ गया। कैसे, कैसे तुम इतनी सुंदर हो सकती हो? ये न्याय नहीं है, ये असंभव है। वो सदमा उसके लिए बहुत ज्यादा था। उसके शरीर के घा और उसके अहंकार का पूरी तरह टूट जाना, दोनों ने मिलकर उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। हेलेना चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि दीवारों तक गूंज उठी। और फिर अचानक उसकी सांस रुक गई। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी ईर्ष्या का भार उसके दिल को तोड़ चुका था। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, सच में हैरान था। मैं उसे जल्लाद के लिए जिंदा रखना चाहता था, लेकिन वो सचमुच जलन से मर गई। खैर, उसके जैसी औरत के लिए शायद यही सही अंत था। मैंने जनरल लू की तरफ देखा। अब वो लड़ भी नहीं रहा था। वो घुटनों पर गिरा हुआ था और बार बार अपना माथा ठंडी फर्श पर मार रहा था जब तक उससे खून नहीं निकलने लगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। विद्रोह खत्म हो चुका है लू, मैंने अंतिम निर्णय जैसी गूंजती आवाज में कहा। तुम्हारा परिवार खत्म हो चुका है। हेलेना का परिवार खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम बचे हो। ऐसी दुनिया में जीना क्यों चाहते हो जहां तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा? मैंने अपना हाथ नीचे गिरा दिया। स्विश! लू का सिर जमीन पर गिरा और किसी फेंकी हुई गेंद की तरह लुढ़क गया। उसी पल मेरी आत्मा पर पड़ा पिछली जिंदगी का सारा भार गायब हो गया। मैंने कर दिखाया था। हर गद्दार, हर झूठा, हर सांप मिट चुका था। कई महीने बाद साम्राज्य पूरी तरह बदल चुका था। दो महान द्यूकों के पतन की खबर ने पूरे राज्य को हिला दिया था।
संदेश बिल्कुल साफ था। राजा के खिलाफ विद्रोह का मतलब है संपूर्ण विनाश। मैं शाही शिशु कक्ष में बैठा था। धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। मेरी बाहों में मेरे बच्चे थे। उनके छोटे शांत चेहरों को देखते हुए मेरी अंधेरी पिछली जिंदगी की यादें किसी टूटे हुए सपने जैसी लग रही थीं। अब मेरे पास वो सब था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक पत्नी जो सच में मुझसे प्रेम करती थी, बच्चे जो मेरी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, और एक साम्राज्य जो आखिरकार शांति में था। मेरी जिंदगी परफेक्ट थी, शांत, स्थिर। लेकिन उसी शांति के बीच एक सवाल धीरे धीरे मेरे दिमाग में घुस आया। क्यों? आखिर क्यों दो इतने शक्तिशाली ड्यूक परिवारों को सच में लगा कि वो मुझे गिरा सकते हैं? असली ताकत कौन थी जो पर